आज खंडित भारत में वही दृश्य दिखाई प्रतीत हो रहा है जो 1946 में था। और नोआखाली की घटना जैसी भावना समाज में दिखाई पड़ रही है। इन सब का अवलोकन, विचारण और चिंतन करने के उपरांत यह प्रतीत हो रहा है विभाजन नोआखाली में दंगा रोकने के लिए गए गांधी और सत्ता सुख का आनंद लेने वाले नेहरू हमारे उस विकृत इतिहास के अतीत के स्वरूप हैं। विभाजन हुआ, योगेंद्र मंडल पाकिस्तान में मंत्री बने। उनके अपने दर्शन थे, विचार थे। उन्होंने अपने समाज के साथ धोखा किया, छल किया और पाकिस्तान की सरकार में पद की लालच में योगेंद्र मंडल सम्मिलित हुए। इधर विभाजित भारतवर्ष में नायक राष्ट्र चेतना के भीमराव अंबेडकर भी सम्मिलित हुए। दोनों के व्यक्तित्व और चरित्र में जमीन आसमान का अंतर था। एक के भीतर दूरदृष्टि थी, सिंहावलोकन की क्षमता थी, चिंतन था और विलायती परिवेश में शिक्षा पाकर भी जो भारतीय चेतना में विकृत अंश थे उसके सुधार में, उसके परिवर्तन और परिवर्धन की प्रक्रिया में जीवंत बने रहे। समाज को, जन को, पंथ को पहचानने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। लेकिन योगेंद्र मंडल के भीतर जो दृष्टि थी वह दृष्टि केवल स्वार्थपरक थी, पदलोलुपता की थी। और जब उनके समाज का जो पूरी पाकिस्तान में जिनको बहला फुसला करके मुस्लिम लीग के पक्ष में
किया था, उसकी सजा उनके पूरे समाज को मिली। लोग पीड़ित हुए और उनको फसलों की तरह रौंदा जाने लगा, छोटे छोटे जीवों की तरह जब कुचला जाने लगा, तो योगेंद्र मंडल को अपना तो स्वार्थ था, अपनी तो चिंता थी, अपने प्राण का तो मोह था, उस पूरे समाज की चिंता नहीं थी जिनका दमन हुआ था। लेकिन उनके भीतर अपना बचाव करने का भाव था। अंबेडकर की बात उन्होंने नहीं मानी, वो उनसे भी बड़े नेता थे और सारे कुकर्म करने के बाद वो किसी प्रकार से अंबेडकर के ही भारत में उनको आश्रय मिला, जिन्होंने अपने समाज, अपने परिवेश, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार के साथ धोखा किया है, उनकी सजा योगेंद्र नाथ मंडल भोग चुके थे। लालच अंबेडकर को भी दिया गया था, किंतु उनके भीतर इस प्रवृत्ति का बोध नहीं था। जब अपने बालपन यौवन में सामाजिक उपेक्षा के शिक्षण काल में शिकार हुए थे, किंतु जब भारत के विराट स्वरूप का आलोकन किया, चिंतन किया, तो वह भारतीय परिवेश के लिए, भारत की प्रतिष्ठा के लिए, भारत की परंपरागत धारा के लिए किसी अन्य के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सके और शासन में रहकर उन्होंने जो सामाजिक चेतना पैदा करने की कोशिश की और भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका नायक का निर्वहन, लेखन, आलोकन, चिंतन और दृष्टि का विस्तार उनकी भारत की संकल्पना को व्यक्त करता है। वे भारत को खंडित करने के विरुद्ध थे, जिसको गांधी और नेहरू इस कारण उनसे घृणा करते थे। लेकिन जो सरकार बनी थी 1947 से 52 तक, उस कालखंड में भीमराव अंबेडकर मंत्री थे और उन्होंने
संविधान निर्माण काल में भी और अपने मंत्रित्व काल में भी जो कार्य किया वह भारत आज दिखाई पड़ रहा है। आज उसका स्वरूप लक्षित हो रहा है। जितनी चेतावनी दी थी और चेतावनी के बावजूद जो गांधी और नेहरू ने भारत को उसी चौराहे पर खड़ा कर दिया जिस चौराहे पर आज खंडित भारत जूझ रहा है। उसी प्रकार की प्रकृति पैदा करने वाले तत्व विद्यमान है। दुखद बात यह है कि जो भारत आज है आधिकारिक दायरे में, उस भारत के जो वीरत्व और प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, जिनके नाम पर हृदय में धड़कन होती रही है, बाहें फड़कती रही हैं, मन में ओज का भाव पैदा होता रहा है और जिसके साथ समाज का प्रत्येक वर्ग, वर्ण, सैनिक के रूप में या सहायक के रूप में या सैनिकों के लिए रसद सामग्री पहुंचाने में सहयोगी रहा है, उसको अपमानित अपने ही समाज के द्वारा के व्यक्ति द्वारा, सांसद द्वारा किया जाना योगेंद्र मंडल का उदाहरण नहीं है। योगेंद्र मंडल भारत में आकर पशुओं की मौत मरा है। जिस सांसद ने महाराणा संग्राम सिंह को गद्दार बताया, यहां तक तो सीमित था कि उन्होंने आमंत्रित किया, किंतु जो दूसरा शब्द है गद्दार, ये गद्दार चुनौती देता है और यह चुनौती के लिए आदर्श तो योगेंद्र मंडल का ही उसे मिलना चाहिए। जब भी भारत के ऊपर, भारतीय संस्कृति के ऊपर, भारतीय परंपरा के ऊपर, सनातन धारा के ऊपर आरोप हुआ है तो सभी वर्णों और अंग्रेजों द्वारा बनाई गई जातियों की एकान्विता में
भारत का स्वरूप, भारत का अस्तित्व सदैव कायम रहा है। सांसद का उद्बोधन निरसंसता का प्रतीक है, जिसको गान कर भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी गई और जिन महापुरुषों का स्मरण करके क्रांतिकारी फांसी के फंदे चूम लिए। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह जैसे महापुरुषों का अपमान है। और यह बोलने वाला व्यक्ति सोचता है कि उसका समाज खड़ा हो जाएगा। अरे भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई उस कालखंड में 40 करोड़ की आबादी थी। 40 करोड़ लड़ने नहीं गए। लड़ने वाले में ओज था, पराक्रम था, बलिदान की भावना थी, त्याग का उत्कर्ष था और उनके त्याग और बलिदान से भयभीत होकर सत्ता नेहरू को देकर चले गए। यह कोई आजादी नहीं, ये तो गुलामी की मानसिकता है। जिन्ना दोषी नहीं है, न आगा खां दोषी है। दोषी ये दोनों हैं। और भारत जो खंडित भारत है, उस भारत में उनका नाम लेना भी मेरी दृष्टि में पाप है, क्योंकि यह विवाद आज वर्तमान जो भोग रहा है, जिस संघर्षों में उलझता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसके कारक ये दोनों हैं। और दोनों का चिन्ह भी नोआखाली या कराची में होना चाहिए, जो भी चिन्ह बचा हुआ हो। भारत का अपना स्वरूप है। सनातन के ऊपर कुल्हाड़ियां चली हैं, उसको तोड़ने और खंडित करने का प्रयास किया गया है। अतीत में भारत ने आक्रमणों को झेला है, इसको भी झेल लेगा, इसमें संदेह नहीं कि भारत के युवाओं में शक्ति है। उदय सिंह के दरबार में एक लोहकार तलवार बना करके लाया था।
तलवारें बना कर लाया था और उसकी धार की पहचान रुई मंगाकर की जाती थी। जो रुई को काट देता था, देती थी जो तलवार, उसमें धार जो है तेज हुआ करती थी। वहां पर राणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह यह कहता था, यह इसको देखा। उस पर चारणों ने, कवियों ने जो रचनाएं की, तलवार धार देखने को उंगली कट जाती थी तलवारों से। शक्ति सिंह का यह कहना था कि तलवार जो चलेगी वो तन पर चलेगी, तो रुई पर उसकी धार की पहचान की आवश्यकता क्या है। तो उंगली पर चला दिया। जब दिनकर ने आह्वान किया आजादी के लिए, स्वातंत्र चेतना के लिए, उसमें पश्चिमी पवन पूछता है, देखता है, तो देखा शून्य कुंवर का गढ़ है। कुंवर सिंह का गढ़ सुना है। झांसी की वह शान नहीं है, दुर्गा दास प्रताप बली का प्यारा राजस्थान नहीं है। जलती नहीं चिता जौहर की, मुट्ठी में बलिदान नहीं है। टेढ़ी मूछ किए राणा बन, फिरना अब आसान नहीं है। समय मांगता मूल्य मुक्ति का, देगा कौन मांस की बोटी। पर्वत पर आदर्श मिलेगा, खाएं चलो घास की रोटी। सारे वर्णों में ये ओज की प्रधानता है, मांस देने की प्रबलता है, घास की रोटी खाने की भावना है, आजादी की उमंग है। भीलों ने राणा प्रताप को योगदान किया, संघर्ष किया, युद्धों में भाग लिया और जो मुगल सैनिक थे अपने तीर धनुष से उनको मौत प्रदान किया। जब भी भारत के ऊपर संकट आया है, उस संकट की घड़ी में सारा समाज उठ खड़ा हुआ है, लेकिन योगेंद्र मंडल जैसा व्यक्ति संसद में, भारी संसद में राणा संग्राम सिंह को गद्दार कहता है, यह कदापि सहन करने की सीमा से परे का बोध है। समाजवादी सोच की यही प्रकृति है। उबाल दो, आग लगा दो, उद्वेलित कर दो,
उत्तेजित कर दो, विभाजित कर दो, तो क्या उनसे उनका स्वार्थ पूरा हो जाएगा? जब जड़ें संस्कारों की जमीन में नहीं होंगी, परिवारों में नहीं होगी, समाज राष्ट्र में नहीं होगी, राष्ट्र की चेतना में नहीं होगी, तो देश तो शरीर मात्र है, अंग को काटा जा सकता है। कटे हैं, हाथ कटे हैं, पैर कटे हैं, पश्चिम में कंधा कटा है, पूरब में पैर कटा है भारत माता का। समाजवादी धारा का, ज्ञान का, बोध का होना और अन्य जातियों का शोषण करना, अन्य वर्गों की संपत्ति का आहरण करना, उनके भूभाग को छीनना और आतंक पैदा करके सत्ता का संचालन करना, यह शासन का स्वभाव नहीं है। जो लोग हमारी प्रकृति की परीक्षा लेना चाहते हैं, जो हमारे समाज में विभाजन पैदा करके लाभ लेना चाहते हैं, तो विभाजक की रूपरेखा पैदा करने वाला वह व्यक्तिगत गद्दार है, भारत का, भारतीय राष्ट्र का और भारत देश का। महाराणा संग्राम सिंह नहीं है। जिस महर्षि महापुरुष रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने राजस्थान की धरती को, कण कण को, उसके गौरव को, उसके बलिदान को, उसके त्याग को कथा वो कहानी में नमन किया है और उसके गौरव और पौरुष को गर्वपूर्वक ग्रहण किया है। उस राजस्थान की मिट्टी को कलंकित करने का कार्य करने वाला जो व्यक्ति है, उसके पास अज्ञानता है, इतिहास का बोध नहीं है। हमें जिस प्रकार की प्रकृति समाजवादी भावना के लोगों की होती है, वह प्रकृति से अंग्रेज परिचित थे और उनके द्वारा अपने कालखंड में जितना आरोप लगाना हुआ महापुरुषों पर और वीरांगनाओं पर, वो आरोप गढ़ा गया। उनके द्वारा रचित इतिहास काल्पनिक उपन्यास मात्र है, वह इतिहास नहीं है। इतिहास का बोध
नहीं है। उन्होंने तो उन महापुरुषों को भी नहीं छोड़ा जो दूसरे पंथ के थे और सनातन समाज के लिए, भारत के अस्तित्व और गौरव के लिए अपना बलिदान कर गए, त्याग कर गए। तो अंग्रेजों की प्रकृति और अंग्रेजों के द्वारा की गई रचना में विभेद पैदा करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई गई, जिसको भारत के इतिहासकारों ने बिना शोध, बिना खोज किए, अपनी भावना, अपनी दृष्टि के अनुसार उसको आगे बढ़ाया और उसी में सांसद महोदय अपनी उत्तेजक वाणी से घिर गए। यह उनका कलंकित भाव है। इतिहास का पुनर्विचारण, अध्ययन और मनन, लेखन और शिक्षण, उसका सकारात्मक स्वरूप जनश्रुतियां और सारे वैदिक वांग्मय, सांस्कृतिक वांग्मय के स्वरूप को अधीत करके और इतिहास के स्वरूप का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। हमारी नसों में जो रक्त का प्रवाह है उसको मंदा कर दिया है इस गुलाम के शासन में, जो 60-65 वर्षों तक चला है। वह आज भी उसी प्रकार की प्रकृति में है। अगर शिक्षा में संस्कार और ज्ञान, इतिहास बोध सांसद को होता तो उत्तेजना में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। लेकिन दोषी कौन है? जिस पाठ्यक्रम को 47 से लागू करने वाला जो सत्ता का संचालक है वह व्यक्ति रहा है, क्योंकि उसके भीतर सनातन का कोई चिन्ह भी नहीं था। वह शुद्ध रूप से मैकाले का, अंग्रेजों का गुलाम था, उसकी सत्ता का गुलाम था और अंत तक उसने निर्वाह किया। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए राणा सांगा को 80 घाव लगे, मरहम पट्टी थी आंखों पर, तो भी उनकी ऐसी बिजली सी
फिर गई छपाछप लाखों पर। जिनके पौत्र ने घास की रोटी खाई, किंतु अकबर की गुलामी करना पसंद नहीं किया। ऐसे वीर पुरुषों के ऊपर उंगली उठाना निसंदेह ज्ञानहीनता और उत्तेजना पैदा करने का भाव निहित दिखाई पड़ता है। जो पद है जिससे लक्ष्मी पास में है, वो सदा नहीं टिकेंगी। कोई सांसद होगा, बेटा उसके लायक नहीं होगा और उसका बेटा भी लायक नहीं होगा तो बोझा ढोएगा। लक्ष्मी और पद भी लक्ष्मी का ही रूप होता है, एक जगह स्थिर नहीं रहते। लक्ष्मी आती हैं जाती हैं, लेकिन जो मर्यादा है, संकल्प है, जो प्रतिज्ञा है, जो साहस है, पराक्रम है, अगर सरस्वती उसके पास होती हैं तो उसकी वाणी में संयम होता है, ज्ञान होता है और वह सदैव स्मरित किया जाता है।